राम राम प्यारे साथियों। मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का तिलक एजुकेशन की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट की जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में होने वाली है। आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि पदों की संख्या में लगभग 50% इजाफा होगा। इसलिए अपनी तैयारी को अब और भी बूस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जब आपको मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन क्या है, पदों की संख्या में इजाफा होना, तो चांसेस भी ज़्यादा है, सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। इसलिए अब अपनी तैयारी को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन मिल जाए। दोस्तों, हमने रीट मेंस के अकॉर्डिंग एक चैप्टर है बायोलॉजी का, उसको कंप्लीट कर लिया है, उत्सर्जन तंत्र को। और आज की जो क्लास है वो आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। और बहुत आसान और समझने लायक चैप्टर है, और जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% होती है। आपने प्री एग्जाम दिया होगा, उसमें भी ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो मेंस में क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी बनती है। तो इसलिए चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके सिलेबस में गुरुत्वाकर्षण बल और साथ में केपलर नियम, ये मेंशन किया हुआ है। तो हम पहले गुरुत्वाकर्षण को समझेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल से ही हमें क्या समझ में आएगा, केपलर का नियम समझ में आएगा। तो आज की जो क्लास है लास्ट तक बने रहिएगा, मेरा आपसे यही निवेदन है। काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोगों को समझ में आएगी, जो आप लोगों ने शायद छोड़ दी होगी। एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमें चीज़ें समझ में आए, हमें रटना नहीं है, चीज़ों को एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल समझने से पहले गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, और गुरुत्वाकर्षण तो हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले आप बल को समझने की कोशिश कीजिए। बल क्या चीज है, आप लोगों को बल के बारे में पता होना चाहिए कि बल क्या है। जब आपको बल समझ में आएगा तो गुरुत्वाकर्षण की आपको बात समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, बल क्या है, दो वस्तुओं के मध्य इंटरेक्शन। दो वस्तुओं के मध्य क्या क्या है, इंटरेक्शन है। आपने किसी चीज पर बल लगाया तो आप किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाओगे, इसके लिए दो वस्तुओं का होना क्या है, कंपलसरी। इसलिए दो वस्तुओं के मध्य का क्या है, इंटरेक्शन ही क्या है, बल है। अब यदि दो वस्तु और दोनों वस्तुओं में यदि द्रव्यमान है, ठीक है, यदि दो वस्तु है, ठीक है, और दोनों वस्तुओं के बीच में क्या है, ये m1 और ये क्या, m2, तो द्रव्यमान है तो वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण। वो कौन सा बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा। यदि दो वस्तुओं के मध्य आवेश है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो कौन सा बल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। यदि दो वस्तुओं के बीच में क्या है, नाभिक है, ठीक है, दो न्यूक्लियर है, तो कौन सा बल होगा, नाभिकीय बल होगा, नाभिकीय बल होगा। इसलिए बल, सबसे पहले बल को समझिए। दो वस्तुओं के मध्य का क्या है, इंटरेक्शन है, दो वस्तुएं होना क्या है, आवश्यक है। आपको ये बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि बल क्या चीज है। दो वस्तु यदि दोनों के मध्य द्रव्यमान है, एक m1 है, दूसरा क्या है, m2 है, तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। मुझे लगता है आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अब हम गुरुत्वाकर्षण को समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या चीज है। देखिए, गुरुत्व प्लस आकर्षण, पृथ्वी के द्वारा हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना। हमारा जीवन गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव है। यदि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता
तो हम जीवन संभव ही नहीं हो पाता। आप आकाश में से उड़ते हुए रहते, ठीक है। तो इसलिए जीवन किसके कारण संभव है? गुरुत्वाकर्षण के कारण संभव है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। बाकी बल हो या ना हो, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का होना तो कंपलसरी है ही। हर एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर क्या करती है? आकर्षण लगाती है, ठीक है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण नाम से ही समझ में आ रहा है कि गुरुत्व प्लस आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण मतलब ये आकर्षण लगाता है, आकर्षण करता है, दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, आकर्षण का प्रभाव डालता है। यही क्या है? आकर्षण। इसके लिए यहीं से एक बात निकल कर आई कि इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी? आकर्षण, अट्रैक्शन वाली प्रकृति होगी। नेचर वाइज कैसा है? अट्रैक्टिव है, ठीक है। नेचर वाइज कैसा है? अट्रैक्टिव। दूसरा, ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2, यह है संरक्षी यानी कंजर्वेटिव बल है। अब कंजर्वेटिव होता क्या है इसको भी समझिए। ऐसा बल जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के पाथ पर निर्भर ना करे, ठीक है। जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में जो पाथ के ऊपर निर्भर ना करे, वही क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। इसमें आपके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आपने किसी वस्तु को ऊपर पकड़ा, ऊपर पकड़ने के बाद वो नीचे आई, उसमें जो वर्क डन लगेगा, ठीक है, वर्क लगेगा, वो क्या लगेगा? mgh। हाइट पर निर्भर करता है, लेकिन हाइट पर क्या करता है? निर्भर करता है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ये बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। नंबर 4 पॉइंट जो होगा वो होगा यह असंपर्की बल है। कौन सा बल है? असंपर्की। कौन सा बल है? असंपर्की। अब बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संपर्की बल और एक होता है असंपर्की। संपर्की बल वो है जिसमें आपको किसी दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगाने के लिए उस वस्तु के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? उस वस्तु के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं ये मार्कर है, तो मैं इसके ऊपर एक आकर्षण डाल रहा हूं, ठीक है। आकर्षण लग रहा है, लेकिन मुझे इस वस्तु के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरे साथ ये बोर्ड है, ये दूर है, लेकिन ये मैं इसके ऊपर आकर्षण डाल रहा हूं और ये मुझे आकर्षित कर रहा है। आप किसी वस्तु में, आप बाजार में गए, ठीक है, आपने जैसे ही आप बाजार गए तो आपने कोई लड़की देखी, तो आप उस लड़की को आकर्षित कर रहे हो। वो वाला आकर्षित नहीं कि आप अट्रैक्टिव कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं एनर्जी जो है हमारी वो क्या है? आकर्षित कर रही है, ठीक है। तो यही क्या है? आकर्षण है। अब असंपर्की बल दो प्रकार के हो गए, एक संपर्की और एक असंपर्की, जिसमें आपको किसी वस्तु को उसके संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं हो, वो क्या है? असंपर्की। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा बल संपर्की होता है और कौन सा बल असंपर्की होता है। इसको भी आप समझ लीजिए, असंपर्की बल और संपर्की बल। असंपर्की बल के अंदर आपका एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा नाभिकीय बल। ये दोनों क्या है? असंपर्की बल है। संपर्की बल के अंदर एक घर्षण बल और एक आ जाएगा पेशीय बल, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को क्या करनी है? ध्यान रखनी है। इस संपर्की और असंपर्की से रीट मेंस 2023 इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को एक एक चीज, एक एक पॉइंट डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। जरूरी नहीं है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो गुरुत्वाकर्षण से ही आई, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है? हम जो बातें कर रहे हैं उससे संबंधित कुछ भी बात आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है।
तो जब हम संपर्की असंपर्की हमने बात की, तो हमने असंपर्की की बात की, तो हमने संपर्की की भी बात की, ताकि जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आप लोगों को संपर्की और असंपर्की की जो बात है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखिए, अभी हम सिर्फ गुरुत्वाकर्षण को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने इसके आगे और कुछ नहीं पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण को सिर्फ जानने की कोशिश की है। अब आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में एक एग्जाम्पल देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण काफी सारी चीजें संभव है। जैसे आपका लिखना, आप कभी अपने अपनी नोटबुक को, और आपके पास जो बॉल पेन है, आप कभी अपनी नोटबुक को लेना और नोटबुक को लेकर बात इसे हॉरिजॉन्टल करना, ठीक है, और उसको उसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करना। आप आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे, उसको ऐसे करना और उसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करना। आप नोट करोगे कि आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि जो बॉल पेन है वो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है बॉल पेन। तभी आप लिख पाओगे। तब आप पेन को क्या करोगे, कॉपी को नीचे रखिए, पेन को उल्टा करोगे, तभी आप क्या करोगे, लिख पाओगे। आप ट्राई करना, ठीक है। यदि इसी तरीके से मैं बात करूं इंक पेन की, जैसे मेरे पास जो मार्कर पेन है ये इंक पेन है, तो इसके अंदर रिफिल नहीं होती, इसके अंदर होती है एक केसिका टाइप की, जिसके अंदर इंक भरी जाती है। तो ये केसिकातु या पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके माध्यम से आप बिना गुरुत्वाकर्षण बल के भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आप पेन को, कॉपी को अपनी यूं करके और इस तरीके से भी यदि आप लिखोगे, तब आप इस पेन के माध्यम से आप लिख सकते हो, बाकी आप बॉल पेन के माध्यम से लिख नहीं सकते। तो गुरुत्वाकर्षण हमारी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डालता है, ये चीज मुझे लगता है आप लोगों को अब समझ में आ रही होगी कि गुरुत्वाकर्षण है क्या चीज, और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से क्या क्या चीजें संभव है। हम आज पढ़ पा रहे हैं तो वो भी किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, वरना हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते। इसलिए गुरुत्वाकर्षण आपकी डेली रूटीन लाइफ में, हमारी डेली रूटीन लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कुछ बातें हैं जो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है और वो हमें समझने की जरूरत है। गुरुत्वाकर्षण जहां पर ज्यादा होगा वहां पर वायुमंडल है वो भी क्या होगा, घना होगा। हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है वो घना है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, और चंद्रमा के ऊपर जो वायुमंडल है वो क्या है, लगभग अनुपस्थित सा है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है, कम है। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का मान ज्यादा है, ठीक है, और चंद्रमा के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का मान कम है, या फिर लगभग अनुपस्थित भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को कंपैरिजन के माध्यम से समझिएगा। ये गुरुत्वाकर्षण का मान है, ठीक है। अब यदि मान ज्यादा है तो यहां पर जो पलायन वेग होगा वो भी क्या होगा, थोड़ा कम होगा। यहां पर जो पलायन वेग होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब पलायन वेग होता क्या है, इसको भी साथ के साथ समझ लीजिए। ऐसा वेग जो गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए, गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, एक ऐसा वेग जिसके माध्यम से आप गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाओ। रॉकेट जिसके सहायता से जाते हैं वो पलायन वेग की सहायता से ही जाते हैं। और पलायन वेग का मान कितना होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पलायन वेग, इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको रफ कर दूंगा, इसलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए कि पलायन वेग का जो मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर सेकेंड ही आप लोगों को ध्यान रखना है। एक सेकेंड में यदि आप 11.2 किलोमीटर की डिस्टेंस यदि कवर करोगे तो आप गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कर जाओगे, पार कर जाओगे। आप एक पत्थर लो और पत्थर को इतना तेज फेंको, इतना तेज फेंको कि उसकी स्पीड हो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से यदि आप फेंको तो वो पत्थर क्या चल जाएगा, धरती से पार चला जाएगा। यही क्या है, पलायन वेग है।
आई थिंक मुझे लगता है पलायन वेग के बारे में आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। यदि यहाँ पर पलायन वेग थोड़ा कम है और चंद्रमा के ऊपर पलायन वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या है, कम है। अब पलायन वेग का मान ज्यादा है तो गैसें भी क्या होंगी, जल्दी से वायुमंडल से क्या हो जाती है, निकल जाती है। ठीक है, तो ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, गैसें वायुमंडल से निकल जाती है। ठीक है, गैसें वायुमंडल से क्या होंगी, निकल जाएंगी। इसलिए यहां पर जो इसलिए ठीक है, इसलिए पृथ्वी पर जो वायुमंडल है वो क्या है, घना है, और यहाँ पर वायुमंडल क्या है, अनुपस्थित है। वायुमंडल क्या है, अनुपस्थित है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल क्यों अनुपस्थित है। देखिए, मैं आप लोगों को ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का एक चैप्टर है जिसका नाम है सौरमंडल। जब सौरमंडल के बारे में आप पढ़ोगे तब आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस ग्रह का वातावरण घना है और किस ग्रह का पर वातावरण अनुपस्थित है। तो ये चीज वहां से रिलेट होगी, और ये चीज इसी तरीके से रिलेट होती है कि वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण है उसका मान कितना है, कितना नहीं है। अब सूर्य और बृहस्पति पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा घना यदि वातावरण है तो सूर्य और बृहस्पति पर ही सबसे ज्यादा क्या है, घना वातावरण उपस्थित होता है। तो ये चीज मुझे लगता है कि आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो मुझे लगता है कि आप लोग अब जान गए होंगे कि गुरुत्वाकर्षण आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीज काफी हद तक और काफी अच्छे से आपके माइंड में सेट हो गई होगी। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया किसने था, न्यूटन साहब थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ये कहानी आप लोगों को भी पता होगी। और उनके ऊपर आकर एक सेब गिरा, और जैसे ही वो सेब गिरा और हमारी कहानी बदल गई। हमें आज इतना तामझाम पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि वो सेब जैसे ही न्यूटन साहब के सिर पर आकर गिरा और ये सब कहानी आज चालू। लेकिन हर एक चीज का एक अपना इंपॉर्टेंस भी होता है। आज ये सारी चीजें हमें पढ़ने को नहीं मिलती यदि वो सेब नहीं गिरा होता। अब न्यूटन का उन्होंने जब खोज की तो उन्होंने अपने नाम से नियम दिया जिसका नाम है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या क्या बताया उन्होंने इस नियम के बारे में, ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, सबसे पहले नियम की जो बात है वो क्या है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। उन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। लेकिन इस चीज को ध्यान से समझिए, लेकिन क्या है, जहां लेकिन की बात आ जाती है ना दोस्तों, वहां चीजों को जानना और ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन दोनों वस्तुओं में द्रव्यमान होना आवश्यक है, बट मास इज कंपलसरी। ठीक है, बट द्रव्यमान होना आवश्यक है। द्रव्यमान होना क्या है, आवश्यक है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, लेकिन द्रव्यमान का होना क्या है, आवश्यक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को यह बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी कि न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो क्या कहता है। अभी इसके एप्लीकेशन के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ये तो लाइनें थी, और ये इन लाइनों से आपके कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन जानने और समझने के लिए इन चीजों का जानना जरूरी होता है ताकि आगे की बातें हमें अच्छे से समझ में आ जाए।
मेरा तो उद्देश्य यही है कि आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बातें ज़्यादा अच्छे से पता चल सके। देखिए, मैंने लिया एक द्रव्यमान m1, एक द्रव्यमान m2, ठीक है। अब देखिए, ये वस्तु इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो ये हो गया F12, और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो F21, ठीक है। दोनों लगभग इनके परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं, और इनके मध्य दूरी कितनी है, r है। गुरुत्वाकर्षण में, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो परिमाण में समान, लेकिन दिशा में एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, आकर्षित होती है। कैसी होती है, आकर्षित होती है। तो F12 इजकल टू F21, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। और ये माइनस का जो साइन है वो किसको दिखा रहा है, आकर्षण, दिशा को। ये किसको दिखा रहा है, दिशा को, डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। ये किसको शो कर रहा है, दिशा को शो। अब इनके मध्य जो बल लगता है वो लगता है, ये बल होता है, वो होता है फंडामेंटल फोर्स। F फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स। ये फोर्स क्या है, फंडामेंटल फोर्स, इसको बोलते हैं प्राकृतिक या मूलभूत बल। प्राकृतिक या मूलभूत बल। लेकिन देखिए, जो प्राकृतिक और मूलभूत जो बल है ना, इसके अंदर चार प्रकार के फोर्स आते हैं। एक तो आता है नाभिकीय, दूसरा आता है विद्युत चुंबकीय, तीसरा आता है गुरुत्वाकर्षण, और एक आता है वंडरवाल, ठीक है। एक कौन सा बल आता है, वंडरवाल बल आता है। इसके अंदर चार फोर्सेज आते हैं, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण और वंडरवाल फोर्स। अब दोस्तों, ये क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जिसके अंदर क्षमता है, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल बल कौन सा है, वो है नाभिकीय बल। कौन सा है, नाभिकीय बल, ठीक है। तो इनका सीक्वेंस हम जान लेते हैं एक बार कि सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो बल है वो है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। जिसके बाद आ जाएगा विद्युत चुंबकीय। ऐसा ये मैंने सीक्वेंस बिल्कुल एकदम सही लिखा है, तो आप इसको ऐसे इस तरीके से एरो लगा सकते हैं कि, ठीक है, विद्युत चुंबकीय, और यह आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे ज्यादा जो फोर्स है, ठीक है, सबसे ज्यादा आकर्षित जो करता है वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दोनों आकर्षित प्रकृति के होते हैं। तो ये चीज भी आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो न्यूक्लियर फोर्स है और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी किस किस प्रकृति के होते हैं, आकर्षण आकर्षण की प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल जो फोर्स हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा। क्या पता आपसे एग्जाम में इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। अब देखिए कि जो न्यूक्लियर फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स दोनों आकर्षित प्रकृति के होते हैं। आकर्षित प्रकृति के होते हैं। दोनों फोर्स कौन सी प्रकृति के होते हैं, आकर्षण की प्रकृति के होते हैं। दोनों की प्रकृति आकर्षित होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा ऐसा कौन सा दो फोर्स हैं जो आकर्षण की प्रकृति के होते हैं। तो न्यूक्लियर और ग्रेविटेशनल, दोनों के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब न्यूटन साहब ने जब ये तामझाम बताया तो उन्होंने एक चीज बताई कि नियम में, गुरुत्वाकर्षण के सामर्थ्य के नियम में, कि जो बल होगा, तो फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है, ये समानुपाती होगा द्रव्यमान m1 और m2 के, ठीक है। ये उन्होंने पहली लाइन बोली। सेकंड उन्होंने बोला कि ये जो फोर्स है वो इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, r, इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये उन्होंने दूसरी लाइन बोली। तो इन दोनों लाइनों से एक लाइन निकल कर आई,
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो यहाँ पर मान आ जाएगा जी का m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल बेस और बहुत इजी इजी सवाल इस फॉर्मूले से बन सकते हैं। अभी तक ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी फॉर्मूले से पूछे गए हैं, इसलिए अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या है? ये जी यहाँ पर जी यहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण सावर्तिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण का सावर्तिक नियतांक है जी। क्या है? गुरुत्वाकर्षण सावर्तिक नियतांक। और इसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर। ये मात्रक कैसे आया ये अभी हम निकाल लेंगे, लेकिन 6.67 इंटू 10⁻⁻11 बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। रटना पड़ेगा दोस्तों, कोई ऑप्शन नहीं है, इतनी सी चीजें हैं जो आप लोगों को रटनी पड़ेगी ही। इसका मान निकाला भी जा सकता है, लेकिन हमारी इतनी काम का नहीं है कि हम इसको निकालें। उससे अच्छा है कि हम इसको याद ही कर लेंगे कि 6.67 इंटू 10⁻11 मात्रक जरूर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मात्रक कैसे निकालेंगे वो देखिए। मात्रक कैसे निकालेंगे? एफ बराबर मैंने आपको बताया जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जी का मान निकालना है, तो जी का निकालना है तो जी को मैं अलग निकाल लूंगा। ठीक है, एफ इसको इधर ले जाऊंगा, आर स्क्वायर बटा m1 m2। ठीक है, जी निकालना है, एफ का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन हो गया, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर और द्रव्यमान m1 और m2 तो क्या हो जाएगा kg का स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि जी का मान अब आप लोग निकालना सीख गए हैं, आप लोगों को रटने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए बल, अब इसमें बल पे आ जाऊंगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, सीजीएस में मैं बात करूं तो डाइन। ठीक है, और यदि 1 न्यूटन बराबर में बात करूं तो वो होगा 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में यदि हमें मात्रक निकालना है तो सीजीएस पद्धति पर जाएंगे। और सीजीएस यदि मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे वो भी देख लीजिए। देखिए एफ सॉरी जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। तो देखिए जी बराबर कितना हो जाएगा? यदि मैं इसका मात्रक लिखूं डाइन, ठीक है, और इसको लिखूं मैं सेंटीमीटर स्क्वायर बटा, और इसको क्या हो जाएगा ग्राम का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हो गया। तो मुझे लगता है कि अब आप सीजीएस पद्धति में भी इसका मात्रक निकाल सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका मान डाइन के अनुसार कितना होगा, ठीक है, तो जी का मान अभी हमने देखा था, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं। ठीक है, जी बराबर हमने देखा था कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर। ठीक है, यदि मैं न्यूटन को 10⁵ डाइन में बदलता हूं तो जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, ठीक है सॉरी न्यूटन इसको लिखते हैं हम इंटू 10⁵ डाइन हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया डाइन इंटू मीटर स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर। तो जी बराबर कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और ये क्या जाएगा 9 इंटू मीटर स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर। अब आप
इसको यदि कंप्लीटली चेंज करोगे, इसको मीटर को सेंटीमीटर में और केजी को यदि आप ग्राम में चेंज करोगे, तो ये लगभग 10⁻⁻8 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ऊपर तो कितनी आ जाएगी 100/100 और नीचे कितनी आ जाएंगी 1000 और 1000, ठीक है। 4 2 और 2 4, 3 और 1 4, नीचे कितनी दो दो जीरो और बच जाएंगी, ठीक है। और ये जब दो जीरो ऊपर जाएंगी तो जी का मान कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8 और ये हो जाएगा 9 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटा ग्राम का स्क्वायर। इसको भी आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सीजीएस पद्धति में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जी का मान बताइए और जी का मान कुछ इस तरीके से लिखा हो ऑप्शन में, सारे ऑप्शन लाइन में लिखे हो, तो आप एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने तो 6.67 इंटू 10⁻11 पढ़कर आया था, ये 6.67 इंटू 10⁻8 कहां से आ गया, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो मेंस के अकॉर्डिंग चीजें जब तक हमें एक एक चीज एक एक पॉइंट हमें पता नहीं होगी, सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। क्यों मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है, ताकि एक भी चीज आपकी एग्जाम में छूटे नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। इस चैप्टर से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 5-6 क्वेश्चन ही बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकता है घुमा फिरा के। ये हमें मान यहीं से निकाला है, सिर्फ आगे की जो बातें हैं वो घुमा फिरा के यदि पूछ ली जाए, इसलिए हमने चीजों को जानने की कोशिश की। तो मुझे लगता है दोस्तों अब आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने किस तरीके से ये मान निकाला है और किस तरीके से इस चीज को हमने कंप्लीट किया है। तो जी का मान आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया और किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण का जो सावर्तिक जो मान है, सॉरी सावर्तिक नियम है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सावर्तिक नियम वो क्या होता है, ये भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ चीजें हैं और वो चीज आप लोगों के दिमाग में एक ही क्लास में जहन में बैठ जाएगी, लेकिन हम उन चीजों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्योंकि आज की जो क्लास है जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण चीज को समझ लिया है, अब हम गुरुत्वाकर्षण के एप्लीकेशन को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए आज की क्लास में आप इसको कंप्लीट कीजिए और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी चीज यदि आप लोगों को समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। हर एक चीज को बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट टू पॉइंट आगे उस चीज को किस तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इस चीज को अपने हिसाब से भी कंप्लीट करने की कोशिश करते रहिए ताकि चीजें जुड़ेंगी। और फिजिक्स में चीजें समझने की है, रटने का कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपने रटना स्टार्ट कर दिया उस दिन आपके नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात आप मेरी बिल्कुल अच्छे से समझ के चलिएगा। मेंस का पेपर मेंस के अकॉर्डिंग ही आता है, आप जान सकते हैं। पिछला जो पेपर है वो लग चुका है, उसको आप देख भी सकते हैं। इस तरीके से अपनी तैयारी को कीजिए। आशा करता हूँ आज की जो क्लास है बहुत अच्छे से आप लोगों को एक एक बात समझ में आई होगी और मैंने जो कोशिश की है, तो मेरा जो प्रयास है वो सफल रहा होगा। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मैं कोशिश करूँगा हर एक चीज़ को आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा सकूँ और पूरा जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर सकें। राजस्थान के सभी एग्जाम में जिन भी एग्जाम में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आता है वो आप पढ़ के देखिए, कोशिश कीजिए और क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि हमने एक भी चीज़ को, एक भी पॉइंट को छोड़ने की कोशिश नहीं की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।